डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल 4 जनवरी को भूलरभोज में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के बाहर NIOS DLED परीक्षकों ने किया प्रदर्शन। मसूरी में दिन दहाड़े चले अवैध खनन और निर्माण, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी बने मुख्य। बाइक सवार दंपति को ट्रक ने रौंदा, पति पत्नी की मौके पर ही मौत, बच्चों की हालत गंभीर। बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कुछ, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग। कांग्रेस ने चुनाव थीम सॉन्ग तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा पोस्टर और वीडियो लॉन्च किया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार कर हमला बोला है। कौशिक का कहना है कि कांग्रेस नेता 5 साल जनता के बीच नहीं रहे, अपने नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को लूटने का काम किया है। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। 2 मिनट 48 सेकंड के इस थीम सॉन्ग के बोल तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भाजपा नहीं आएगी दोबारा। इसमें बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और चुनावी वादों को लेकर निशाना साधा गया है। खासकर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस को तो शर्मानी चाहिए। 5 साल जनता के बीच में कहाँ रहे, नेतृत्व की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। जो नेता अपने को मानते हैं, दिल्ली वाले उनको नहीं मानते, तो आज स्थिति इतनी खराब है। 2016 का वो सारा दंश आज भी उत्तराखंड की जनता जानती है। लूटो उत्तराखंड को, कमाओ पैसे उत्तराखंड से, देख लेंगे क्या होगा, सरकार बचाओ हमारी। कैसी बात करते हैं वो लोग, उनको तो शर्म आनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील गंगोलीहाट, बैरीनाथ थल अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते तहसीलों का कामकाज ठप हो गया है। राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 4 सूत्रीय मांग में एकीकरण न करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान संसाधन, 16वें राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक बैच के ठोस पुनर्गठन करने की मांग की। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण तहसीलों का कार्य ठप होने से प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। हम तहसील शाखा गंगोलीहाट के समस्त राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व सेवक अनिश्चितकालीन क्रमबद्ध हड़ताल पर हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। राजस्व निरीक्षक व राजस्व रजिस्ट्रार कानूनों के पदों को एकीकृत न किया जाए और वह समान कार्य के लिए समान संसाधन और समान वेतन उपलब्ध करवाया जाए। हमारी तीसरी मांग है 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक को जल्द से जल्द प्रशिक्षण में भेजा जाए। और हमारी चौथी मांग है संवर्गीय कर्मचारियों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। हमारी प्रदेश सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा। परिवहन कर अधिकारी हरीश रावल ने बताया कि लगभग 150 वाहनों की चेकिंग उनके द्वारा की गई, जिसमें से 15 वाहनों के चालान किए गए, साथ ही एक वाहन को सीज किया गया। परिवहन कर अधिकारी बागेश्वर ने बताया कि वाहनों के दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स पेपर, पॉल्यूशन, DL के साथ ही सीट बेल्ट इत्यादि की भी सघन जाँच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस की वैश्विक चिंता को देखते हुए प्रत्येक वाहन स्वामी को परिवहन विभाग की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की भी अपील की जा रही है। परिवहन विभाग बागेश्वर का प्रवर्तन दल अभी गरुड़ में सघन चेकिंग अभियान चला रहा है और सुबह से हमने करीब 150 गाड़ियों को चेक किया है और अभी तक 15 गाड़ियों के चालान हो चुके हैं और एक वाहन सीज भी हुआ है। इसमें विभिन्न अभियोग देखे जा रहे हैं, जैसे किसी का टैक्स नहीं है, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सीट बेल्ट, बिना DL, इन अभियोगों को हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन वायरस की जो वैश्विक चिंता है उसके प्रति भी हम वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि प्रॉपर आप लोग मास्क पहनिए और यातायात नियमों का पूर्ण पालन कीजिए। सर, जहां नए साल में काफ़ी बाहर से भी गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, यहाँ पर काफ़ी वाहन देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके की अपील रहेगी आपके द्वारा कि वाहन स्वामी से? हम वाहन परिवहन विभाग बागेश्वर वाहन स्वामी से अपील करता है कि यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें और कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, कोविड का खतरा अभी मंडरा रहा है, तो इसलिए प्रॉपर मास्क और जो भी कोविड अनुरूप व्यवहार है वो करें। और अभी जो भी अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बिना टीकाकरण के बचा है तो उसको टीकाकरण के लिए भी हम जागरूक करने का, कोई बचा है तो उसका भी टीकाकरण किया जाए। पुलिस द्वारा थाने में पकड़कर लाए गए एक वारंटी को छुड़ा कर ले जा रहे भाजपा नेताओं के थाने से जाते समय किसी बात को लेकर दरोगा से हुई कहासुनी के बाद बवाल हो गया। भाजपाइयों का आरोप है कि दरोगा और पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। जैसे ही ये जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को पता लगी तो भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल सहित भीड़ थाने पर जमा हो गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। भगवानपुर थाने में भारी भीड़ जमा थी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भाजपाइयों को समझाने का प्रयास किया गया। भाजपा नेता थाने में धरने पर बैठ गए। दरोगा और सिपाहियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए।
हालात बिगड़ते देख सीईओ पंकज गैरोला ने जांच कर कार्यवाही करने के आश्वासन दिया है। इस दौरान भाजपा के नेताओं की दबंगाई भी देखने को मिली और भाजपा नेताओं द्वारा भगवानपुर पुलिस पर सत्ता का रौब गालिब किया गया, जिससे भगवानपुर पुलिस पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आई। कुछ 2 वारंटी यहाँ पर सगरौड़ा क्षेत्र के यहाँ पुलिस द्वारा थाने पर लाए गए थे। उस संबंध में कुछ कार्यकर्ता आया है, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, उस कारण यहाँ पे ये स्थिति बनी। सर, जिस तरह थाने में हंगामा हुआ, क्या कुछ भाजपाई ऐसे थे जो दबंगता दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी सर? अभी इस संबंध में जाँच की जा रही है, इस संबंध में जाँच की जा रही है। सर, जो वारंटी है वो है सर? हाँ, वो थाने में मौजूद है। दाखिल। मसूरी टीडी बाईपास आईडीएच बिल्डिंग के निकट भालू के लोगों के घरों में घुसने की खबर का संज्ञान लेते हुए मसूरी एसडीएम नरेंद्र चंद्र दुर्गापाल वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ आईडीएच बिल्डिंग पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर शिफनकोट से बेघर लोगों ने एसडीएम से उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आग्रह किया और आईडीएच बिल्डिंग के आसपास रह रहे शिफनकोट के बेघर लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। एसडीएम ने कहा कि शिफनकोट से हटाए गए लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी मांग पर संबंधित फाइल देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। एक वीडियो मिला था यहाँ से कि इन घरों में जो टिफिन कोड के शिफ्ट करने के बाद यहाँ बसाए गए हैं, उन परिवारों के घरों में कुछ जंगली जानवर जिसको भालू आने की शिकायत थी घुस आया, तो लोग दहशत में थे। तो आज मैं अपनी टीम फॉरेस्ट के साथ और नगर पालिका के साथ अभी विजिट किया हूँ। कुछ परिवार वास्तव में कुछ ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं जो सामान्य नहीं है, तो उनके लिए नगर पालिका से बात करके उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना वो एनिमल को रैकी करके या कैमरा लगा के या गश्त लगा के देखेगा कि कौन सी चीज़ें वो जानवर ना आई, व्यवस्था की जाएगी। ये एक कलेक्शन सेंटर है, आई थिंक मुझे लगता है नगर पालिका का, क्योंकि कूड़ा तो इन लोगों को बाहर कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे भेजते हैं लोग, तो इसको प्रॉपर तरीके से कूड़ा कलेक्ट हो और डेली यहाँ से चला जाए बाहर, ये सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे ये वाला इलाका। आज मुझे भी और ये जो प्रभावित लोग हैं इनको भी खुशी हुई कि जो यहाँ पर नए एसएम साहब आए हैं, उन्होंने कम से कम इस जो स्थान है, बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ का मौका मुआयना किया। और यहाँ पर तो इतना गंदगी है, इतना कूड़ा है, इतना है कि यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन वो नीचे गए जहाँ की भालू की घटना है और जहाँ वो लोग गौशाला में रह रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक अधिकारी एसएम साहब आए हैं तो उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया होगा और हम सबको और वहाँ रहने वालों को खुशी है, कम से कम अधिकारी ने उनकी सुध ली है। क्या मानते हैं पर यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से कूड़े का ढेर लगा रखा है, तो बीमारी तो फैल सकती है। बीमारी फैल सकती है, बिल्कुल। जो कूड़ा घर है उसके बारे में हमने अभी एसएम साहब से भी कहा है, यू साहब से भी कहा है कि ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए और न यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई नियम है। ये तो यहाँ से कूड़ा उठ नहीं रहा है, इसलिए इकट्ठा हो गया है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से कूड़ा रिश्ता है, तो ये जो सामने बिल्डिंग है ऊपर इन लोग रहते हैं यहाँ पे भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जो लोग यहाँ पर नीचे रह रहे हैं उनको तो हानिकारक है ही है। तो ये कूड़ा घर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी ने चक्राता विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गजेंद्र जोशी ने क्षेत्र के 2 दिग्गज नेताओं पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चक्राता विधानसभा आजादी के बाद से ही 2 परिवारों के बीच बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। जोशी ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करने और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए वे चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय जनता का उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। इस चुनाव में बहुत ही रोमांचक ये चुनाव होने वाला है। जौनसार बावर क्षेत्र जो 2 ध्रुव में जो बटा हुआ था वो इस बार नहीं मिलेगा। इस बार जो है जौनसार बावर में राजनीतिक बदलाव होने वाला है। ये मैं आप लोगों से आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि बहुत कुछ नया होने वाला है इस चुनाव में। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीति थी आपके चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जो रणनीति हमारी इस चुनाव को लेके जिस तरीके से जौनसार बावर को जनता को पिछले दशकों से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, उसको निराश होकर जनता भी चाह रही है कि नया विकल्प आए जौनसार बावर के अंदर। मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं। मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है। मैनिफेस्टो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। एक टीम है जो मैनिफेस्टो बना रही है और मैनिफेस्टो बनाने के बाद फिर से हम एक बार आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के साथ एक बार फिर से हम साझा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुद्दे तमाम है जौनसार बावर को लेके। जैसे ही हम पुल क्रॉस करते हैं उसके बाद चाहे सड़क हो, पानी हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एक एक्सरे मशीन तक के आज तक हमारे नेताओं की ज़रूरत नहीं हुई कि एक एक्सरे मशीन तक जौनसार बावर के अंदर कहीं एक एक्सरे तक नहीं हो सकता। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है जौनसार बावर के अंदर। स्वास्थ्य की हालत बदहाल है,
शिक्षा की हालत बदहाल है, पूरा जौनसर वार्ड बदहाल कर दिया है। बस नाम बड़े कर दिए हैं और कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली स्थिति आज जौनसर वार्ड की कर दी है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ऐसे में निर्दलीय लड़ेंगे या कोई किसी पार्टी का सहयोग मिल रहा है आपको? हम चुनाव में निर्दलीय जा रहे हैं, हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता के सहयोग से हम चुनाव में जा रहे हैं। आप एक ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल हम एक ही सीट पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि पुरोला में भी हमारा जो है प्रत्याशी जाएगा, पुरोला में भी हमसे जो जुड़े प्रत्याशी जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षित विद्यार्थियों द्वारा लगातार उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बावजूद शासकीय सेवाओं में नहीं लेने से नाराज डीएलएड के छात्रों ने कल गदरपुर के गुलरबोज स्थित उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर NIOS डीएलएड प्रशिक्षित संघ के अध्यक्ष पंकज ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद शासकीय सेवाओं में नहीं लिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को भारत सरकार द्वारा NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विभाग जानबूझकर हमें राजकीय सेवाओं से बाहर कर रहा है, जिसके चलते हमें पूरे उत्तराखंड के छात्रों को एकत्र होकर गुलरभोज में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा मामला नहीं सुलझता हम लोग गुलरभोज में ही रहेंगे। पिछले 90 दिनों से हम लोग जो है देहरादून में गांधी पार्क में जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे 10 अक्टूबर से, और हम विगत कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, यमुना कॉलोनी में, विधानसभा में और सचिवालय में, और हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। लेकिन जो हमारी एकमात्र मांग है वो यही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2020 में हमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि एक शिक्षक बनने की जो अर्हता रखता है कोई भी शिक्षक वो हम पूर्ण करते हैं। हमारे पास NIOS का DLED का डिप्लोमा है, साथ ही साथ TET की डिग्री है, तो एक शिक्षक बनने के लिए जो पूर्ण अर्हता होती है वो हम रखते हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दी जाए। विगत 15 जनवरी 2021 को हमारे फेवर में एक जियो जारी किया गया था, जिसमें साफ शिक्षा सचिव ने कहा था कि NIOS DLED जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूर्ण अर्हता रखते हैं और इन्हें मौका दिया जाए। लेकिन उसके बाद राजनीतिक प्रेशर आने के बाद शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है वो जियो निरस्त कर दिया जाता है 10 फरवरी को, जबकि हम यही कहना चाहते हैं कि आपने किस आधार पे वो जियो निरस्त किया है। अगर वो आधार हमें बता दें तो हम स्वतः ही अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन इनके पास कोई आधार नहीं है। हमारे फेवर में NCT ने भी जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि यह एक मान्यता प्राप्त कोर्स है और द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध खनन और निर्माणों की बाढ़ आ गई है। मसूरी में वन विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मसूरी में धड़ल्ले से खनन अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं शिकायत होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों की माने तो मसूरी में दिन दहाड़े हो रहे अवैध निर्माण और खनन बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की प्रदेश की भाजपा सरकार के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारियों पर सरकार की पकड़ नहीं है और जो नियम बनाए गए हैं वे मात्र गरीबों के लिए होते हैं। भू माफिया, खनन माफिया लगातार अपने निर्माण और खनन बिना किसी रोक टोक के दिहाड़े कर रहे हैं। मसूरी के पहाड़ों को JCB के माध्यम से चीरा जा रहा है, पेड़ों की मलबे में दफन किया जा रहा है, लेकिन बेपरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। पूछता गिरा था वहाँ पे नगर पालिका द्वारा ही इसमें काम किया जा रहा है, तो इन लोगों ने कुछ ऊपर चढ़ के भी खुदाई की थी और मलबा नीचे गिराया, जिसमें कुछ झाड़ियाँ और उस तरह के झाड़ी नुमा कुछ पेड़ थे वो दबे। तो उनके लिए बिल्कुल जो तुरंत ही हमारे यहाँ से वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले इनके उसमें S2 केस भी इशू किया गया है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि CGM कोर्ट में जिसका निस्तारण होगा। किस तरीके से काम क्या फिलहाल अभी रोक दिया गया है कि काम? मेरी तरफ से यही निर्देश दिए गए हैं कि काम पहले वो रोक लें उनको, और जो प्रॉपर परमिशंस होती हैं वो परमिशंस पहले वो कराएं, क्योंकि कोई भी फर्दर खुदान करने के लिए या किसी भी खुदान करने के लिए या प्लेन करने के लिए DM के लेवल से एक ऑर्डर इशू होता है, उसी पे ही कर सकते हैं परमिशन पे। उसके बिना किसी तरह का खुदान इस तरह का अनुमन्य नहीं होता है। तो इस तरह की परमिशन अगर नहीं है तो वो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल। और इसमें हम लोग अदर डिपार्टमेंट्स को भी लिखेंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे MDD है या एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि वो इस तरह के काम को रुकवा दें। ग्रीन लैंड भी बताया जा रहा है कि ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट का भी बहुत ज़्यादा इशू है और इसका प्रॉपर डिमार्केशन अभी भी नहीं है, तो उसमें एक इशू तो है ही कि ये ग्रीन बेल्ट में भी MDD या कैसे भी करके परमिशन लेके इलीगली या लीगली जो बना रहे हैं, तो ये भी एक सोचने का विषय है इसमें। गुलरभोज बोर्स जलाशय को और विकसित करने के लिए
कल गदरपुर के तहसील परिसर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने गुलरभोज से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन क्षेत्र गुलरभोज में और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि गुलरभोज में 31 दिसंबर को पहुंचे थे, वहां पर सुविधाओं की अभी भी कमी है, इसलिए आज सभी कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली गई है और गुलरभोज में सभी लोगों से साफ सफाई के साथ ही और भी सुविधाएं करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी भी पर्यटकों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। वहाँ जो बौर और ये हमारा हरपुरा जलाशय है, यहाँ 31 में देखा गया कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से और जो हमारे चूँकि बॉर्डर का ज़िला है तो बॉर्डर के ज़िला आसपास के ज़िलों के लोग भी घूमने आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन परसों हम लोगों ने विजिट किया, माननीय मंत्री जी ने विजिट किया तो कई पर्यटकों ने कुछ असुविधाओं के संबंध में संज्ञान में लाया, तो उसी के संबंध में आज एक बैठक यहाँ आहूत की गई है। जैसे वहाँ थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो खाने पीने की सामग्री है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है या उसके वाजिब रेट नहीं रहते, तो इस और जो वहाँ बोटिंग वगैरह है उसके संबंध में तो आज हमने सभी डिपार्टमेंट और जो बोटिंग वाले हैं उनकी, नगर पालिका की और जो होटल व्यवसायी हैं, ये पार्किंग वाले हैं, उनकी एक बैठक आहूत कर रखी है और उसमें सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और किसी प्रकार से उनको असुविधा न हो इसको देखते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में नव परिवर्तन पद यात्रा निकालेगी, जो गांव पैगा के बेहद दुर्दशा के हाल में पड़े सरकारी स्कूल से शुरू होगी। यह पद यात्रा 19 जनवरी तक यानी कि 14 दिन तक चलेगी और पद यात्रा के दौरान दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ले में घूमकर और चौपालों पर बैठकर जन समस्याओं से रूबरू होंगे। इस यात्रा के संयोजक पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला है। बाली ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि पद यात्रा के दौरान उन्हें वह अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। 6 जनवरी की सुबह 10 बजे हम लोग पैगा गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। नव परिवर्तन पद यात्रा इसको हमने नाम दिया है और इसके जो संयोजक है वो हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चावला जी है और ये लगभग 14 दिन तक चलेगी। इसमें जहाँ जहाँ रात होगी वहीं रात्रि विश्राम होगा और सुबह फिर वहाँ से आगे बढ़ा जाएगा और इसमें काशीपुर की जितनी भी ज्वलंत समस्याएँ हैं उन सबको रूबरू देखना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है और काशीपुर से आम आदमी पार्टी का विधायक बनता है तो वो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि इस सरकार से तो ये उम्मीद है नहीं अब कि वो जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से काशीपुर को इनके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कस्बा कहा था, तो इस शहर का बेटा होने के नाते मैं इस धब्बे को हटाने का पूरा प्रयत्न करूँगा और जनता से मिलूंगा, उनके बीच में बैठूंगा और रात्रि विश्राम भी वहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सड़कों पर ही रहेगी। काशीपुर की फिर कहूँगा जो समस्याएं हैं, बदहाल स्थिति है, उन सबको नोट किया जाएगा। जो शिकायतें जनता की आएंगी संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला जाएगा और इसमें सहयोग के रूप में जनता से सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके एरिया की समस्याएं हैं वो मुझे संज्ञान में डालें। बाकी तो मैं खुद भी जाकर, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, टूटी हुई सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और जहाँ चिकित्सालय हैं उनकी जो स्थितियां हैं उन सबको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ वहाँ के लोगों से कि उनको क्या सुविधाएं प्राप्त है और क्या नहीं है। बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में खनन से भरे डंपर ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां आसपास के लोगों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से काशीपुर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पिता की मौत हो गई। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के आदर्श नगर निवासी खलील अहमद अपने बेटे जुनैद के साथ काशीपुर से पिकअप में दूध लेकर बाजपुर आ रहे थे कि ग्राम जगन्नाथपुर के समीप पीछे से आ रहे खनन से भरे डंपर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सड़क किनारे पलट गया। घटना को देखकर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जहां लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को पिकअप से बाहर निकाला। एक एक्सीडेंट हुआ है जगन्नाथपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में और इसमें 3 वाहन, जिसमें आगे एक बस थी, उसके पीछे एक ये पिकअप था जो दूध का पिकअप था और उसके पीछे एक डंपर चल रहा था और बस ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके बाद तीनों ही वाहन, क्योंकि बहुत कम दूरी बनाकर एक दूसरे से चल रहे थे, तो तीनों ही वाहन आपस में टकरा गए और इसमें पिकअप में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है
और तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल डंपर को हमने कब्जे में ले लिया है और उसको सीज करके कर लिया है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर में कांग्रेस के पुराने नेता सुल्तान भारती अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और कांग्रेस पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की लड़ाई के लिए ये धरना दिया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है। अब अब्दुल हफीज अंसारी को 30 साल पहले कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन उस समय मात्र 650 वोटों से कांग्रेस की हार हुई थी। अल्पसंख्यक समाज की इस भूल को कांग्रेस आज तक माफ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कांग्रेस जशपुर सीट को VIP सीट घोषित करे या इस सीट को अल्पसंख्यक कोटे को दिया जाए। ये आज धरना क्षेत्र की जनता की जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए धरना दिया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था अब्दुल हफीज अंसारी जी को। मात्र 650 वोट के अंतर से वो चुनाव हारे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक यहाँ के अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की उस मामूली सी भूल को माफ नहीं कर पाई, दोबारा टिकट नहीं दिया, जो कि यहाँ से अल्पसंख्यकों का कोई नुमाइंदगी विधानसभा देहरादून में हो सके। देश आज़ादी के बाद से ये क्षेत्र जो है एक VIP सीट के रूप में रहा, एक VIP हिस्सा रहा और हमारे इस क्षेत्र से कोई ना कोई VIP प्रत्याशी चुनाव मैदान में ही रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस क्षेत्र से चुनाव जीतते थे और यहाँ से का भारी विकास होता था। उनका विकास आज भी याद किया जाता है। तो हमारी मांग है कि या तो अल्पसंख्यक कोटे में जशपुर का टिकट हमें दिया जाए। हमने अपना बायोडाटा माननीय सोनिया गांधी जी को, जो हमारी संचालन समिति है देश के कांग्रेस पार्टी की चुनाव संचालन समिति, उसको भेज दिया है। लिहाजा या फिर जनहित में एक मांग हमारी ये है कि जैसे VIP सीट रही है हमारी और यहाँ की वो सुख सुविधाएं हमें मिली हैं, तो हम जनता की भलाई के लिए कोई कांग्रेस पार्टी इस सीट को VIP सीट घोषित करे और यहाँ से माननीय हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाए। नहीं तो अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हुए कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि इस सीट को अल्पसंख्यक कोटे में डालकर जशपुर की जनता का सम्मान करे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ताकि हमारी मांग और हमारी आवाज़, हमारी नुमाइंदगी देहरादून विधानसभा में हो सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ TV के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।